टीचर डे तो कल ही था, लेकिन कल हम लोग को प्रोग्राम ना हो के आज है। तो आप सभी लोगों का टीचर डे की बधाई है। और आज हम लोग जो है एक नए इसमें जो है एक कड़ी जोड़ रहे हैं कि फूड फॉर थॉट, विचारों के लिए क्या भोजन होना चाहिए। ये स्लाइड एक डेली रहेगा, ये आज के विषय नहीं है, बट हर संडे के एक प्रोग्राम में ऐसा स्लाइड रहेगा जो कि हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। इफ देयर वर नो टीचर ऑल अदर प्रोफेशंस वुड नॉट एग्जिस्ट, कि यदि इस संसार में टीचर नहीं होता, अध्यापक नहीं होते, तो दूसरे प्रोफेशंस भी जो है नहीं होते। हम लोग चाहे इंजीनियर्स बने, चाहे डॉक्टर्स बने, या सोशल वर्कर बने, कहीं भी हम लोग बनते हैं तो हर फील्ड में जो है एक टीचर जो है, एक अध्यापक जो है, एक गुरु हम लोग के जीवन में होता है। हम लोगों के जीवन के स्टार्ट जो है माता पिता से होता है, कि प्रथम गुरु जो है हम लोगों के माता पिता होते हैं। उसके बाद से हम लोग अध्ययन करने जाते हैं, तो वहाँ भी हम लोगों के एक गुरु जो है मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुरु जो है एक व्यक्ति के रूप में होने के साथ साथ जो है हम लोगों का अनुभव भी होता है, कि हम लोग उस अनुभव को कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो उसको हम लोग कैसे जो है समझते हैं। गुरु के काम यही होता है, गुरु एक अनुभवी होता है। तो जीवन की जो घटनाएं घटती है उसको सकारात्मक रूप से जो है हम लोग के विचार के रूप में, मन के रूप में, कार्य के रूप में जो है डालता जाता है, और हम लोग जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज का जो विषय है डिस्कशन का, मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं भी बेरोजगार हूँ। तो मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, लेकिन हम भी उन्हीं युवाओं में एक हैं जो आज जो है इस मुहिम में है, और हमारा पूरा उनको जो है समर्थन है। क्योंकि इस मुहिम से हम सबका भविष्य, आने वाले हम लोगों के जनरेशन का भविष्य जो है जुड़ा हुआ है, अपने देश का भविष्य जो है जुड़ा हुआ है। तो आज के जो प्रतिभागी हैं इस प्रोग्राम में, श्री अरविंद निषाद जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हरिशंकर बिंद जी हैं, ये बीएचयू में अध्ययनरत हैं और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और हर एक्टिविटी में ये जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अगला प्रतिभागी जो है हेमंत निषाद जी हैं, जो एमए हैं इकोनॉमिक्स में, और वर्तमान में जो है दिल्ली में रह के जो है अपना सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम लोगों का गोविंद जी हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं। वो भी इस विषय में, इस डिस्कशन में प्रतिभागी हैं। तो आज के डिस्कशन जो है मुख्य रूप से हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो अध्ययनरत हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या ग्रेजुएट कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको केंद्रित है। एक्चुअली ये विषय इसलिए गंभीर है कि आज से यदि 10 साल पहले हम बात करें, 10 साल 12 साल पहले, तो हम किसी भी विभाग के ले लेते हैं, तो एक विभाग में एग्जाम्पल बताता हूँ कि उस विभाग में पर ईयर जो है वैकेंसी जो है 10 से 12 हज़ार जो है आती थी। और वो घटते घटते आज 10 साल में जो है उस विभाग में वैकेंसी जो है 1200 हो गई। तो 16,000 से वैकेंसी घट के 1200 होना, ये जो है अपना जो है वैकेंसी जो घट रहा है, और हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इन जनसंख्या को सर्व करने के लिए, इन जनसंख्या को गवर्न करने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए जो है गवर्नमेंट के वर्क भी बढ़ना चाहिए, तो वर्क फोर्स भी जो है बढ़ना चाहिए। पहली एक समस्या थी। दूसरी समस्या क्या है कि एक एक वैकेंसी को पूरा करने में जो है कई कई साल लग जा रहे हैं। मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल भी लग जा रहा है, और उसमें बहुत सारे अड़चने होते हैं। पहले वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आ गई तो
कई सालों तक एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, कोर्ट में चला जाता है। तो इस तरीके से समस्याएं आ जाती है और वो 4 साल 5 साल तक जो 6 साल तक जो है लटका रह जाता है। और दूसरी चीज, प्रशासन की तरफ से गड़बड़ी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षकों की जो भर्ती हुई साइंस के टीचर्स का, तो वो ऑनलाइन फार्म भरवाया गया। फार्म भरवाते समय उसमें एक ड्रॉप डाउन आता था कि इस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं, कहीं बीएड है, तो तभी जो है ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा। अब बच्चों ने वो फार्म भर दिया, भरने के बाद एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट के डिसीजन आ गया, फाइनली उन लोगों का एक जो है लेटर लिखवा के ज्वाइनिंग करवा लिया जाता है। और आज भी वो मैटर कभी सुप्रीम कोर्ट में तो कभी हाई कोर्ट में घूम रहा है। एक्चुअली जब फार्म भरवाया गया तो जो सरकार के उस विभाग के मंत्री था या जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि इस विषय को भी इस नौकरी में मान्यता मिलेगी, तो वो कैसे डिसीजन लिया था? गलती तो वो कैबिनेट की थी। उसके बाद से वो गलती तो उस बोर्ड की हुई जिन्होंने एग्जाम करवाया और ज्वाइनिंग करवाया। तो बच्चों को इससे सजा देना, उनको कोर्ट में ले जाना, उनको नौकरी पाने के बाद उन अध्यापकों को बार बार कोर्ट में घसीटना, डराना धमकाना करने के बजाय कोर्ट को जो है उस मंत्रिमंडल को फांसी पर चढ़ाना चाहिए, कहीं जेल में डालना चाहिए, उस विभाग को डालना चाहिए जिन्होंने इस तरीके से वैकेंसियां कराई। क्योंकि हमारे और आपके पास फार्म भरते हैं तो हमने तो लीगल भरा, हमने तो इंजीनियर है, तो इंजीनियर हैं तो हमने फार्म भरते समय ग्रेजुएशन इंजीनियर ही डाला, कोई हमने साइंस तो नहीं डाल दिया। लेकिन आपने जब ऑप्शन दिया था तभी हमने डाला। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चों को बार बार घसीटा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से एकदम जाहिर होता है कि ये जो राजनीतिक लोग हैं किसी भी पार्टी के हो, ये पार्टी विशेष की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का है, और उसके पहले जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन पार्टी की सरकार थी उस सरकार में भी ऐसे ही हुआ है। तो ये बात सरकार की नहीं है, ये बात क्या है, सिस्टम की है। तो इस सिस्टम को लेकर जो है बच्चों ने हड़ताल किया। हड़ताल करने का एक सबसे अधिक कारण क्या हो गया कि रोजगार देने वाली एग्जाम्स की एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन नीट और जेई की एग्जाम हो रहा है। जबकि बच्चे विरोध कर रहे हैं। पूरे इंडिया में वेस्ट बंगाल में कुल 25% बच्चे अटेंड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 50% अटेंड कर रहे हैं। जब बच्चे एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं तो एग्जाम नहीं कराना चाहिए था वो, लेकिन ये करवा रहे हैं, और जो करवाना था वो एग्जाम जो है नहीं करवा रहे हैं। ये अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एग्जाम करवा रहे हैं, ना कि ये जो है बच्चों के जो है शिक्षा से लेकर या नौकरी देने के लिए जो है करवा रहे हैं। ये सब मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो हर युवा के एक अधिकार है कि एग्जाम जो है वैकेंसी निकले 6 महीना 7 महीना के अंदर जो है नोटिफिकेशन में स्टार्ट होना चाहिए कि हम 7 महीना 8 महीने में वैकेंसी निकालने के बाद एग्जाम करवा लेंगे। इतने तारीख को वैकेंसी निकलेगी, इतने तारीख को एग्जाम होगा, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा, इतने तारीख को इंटरव्यू होगा, फाइनल रिजल्ट इतने तारीख आ जाएगा और इस महीने में इतने तारीख को जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक प्रक्रिया जो है 1 साल से लेकर 15-16 महीने में, 12 से लेकर 15-16 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो एग्जाम कराते कराते सालों लग जा रहे हैं। हर साल वैकेंसी आना चाहिए हर डिपार्टमेंट में, भले वैकेंसी कम हो। 3 साल में 1200 वैकेंसी लाने के बजाय जो है हर साल जो है आप 600 वैकेंसी लाइए। हर साल वैकेंसी आए, हर साल एग्जाम हो, साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाए। एक सिस्टम में जो है चलनी चाहिए। दूसरी चीज कि जब सरकारी संस्थाएं सब निजीकरण हो जाएगा तो रोजगार सरकार देगी कहाँ से? बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या निजीकरण में होने से प्राइवेट कंपनी में क्या है कि आप इंटरव्यू देने का एक दूसरा बंदा देने गया, आप भी अच्छा इंटरव्यू हुआ, उसका भी हुआ, आप 10 लाख सैलरी मांगे, वो 9 लाख सैलरी मांगा तो 9 लाख का रख दिया जाएगा, 10 लाख वाले को निकाल दिया जाएगा। दूसरी चीज की आप बीटेक करके जेई एई या कोई भी ग्रेड में ए बी सी ग्रेड में ज्वाइन करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सैलरी फिक्स है, इतना बेसिक होगा, इतना डीए होगा, आपको ये एचआरए मिलेगा। ये प्राइवेट में कुछ नहीं है।
उसी पोस्ट पर उतना ही क्वालिफिकेशन के एक बंदा को जो है 10 लाख रुपये मिलता है, तो एक को 3 लाख रुपये मिलता है साल के। तो ये सब जो है विसंगतियाँ है, जो सरकारी संस्थाओं को बहुत ज़्यादा निजीकरण करने से जो है हो जाएगा, और हम लोग सोशल लाइफ से कट जाएंगे, और जो है हम लोग जो है अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए जो है कंट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आज कर पाते हैं। इन सब को देखते हुए जो है भारत के नौजवानों ने एक मुहिम चलाया है, और कुछ सफलता भी दिख रहा है, लेकिन ये सफलता तभी दिखेगी जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा, और जब तक एग्जाम होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक इस मुहिम को जो है रोकना नहीं चाहिए। इस मुहिम का, और चूंकि सभी युवा शिक्षित लोग इस मुहिम को चलाए हैं, और अध्यापक वर्ग जो है इसका नेतृत्व कर रहा है, तो बहुत ही शांतिपूर्वक एक सभ्य तरीके से ये मुहिम चल रहा है, उसी तरीके से इसको जो है चलाते रहना चाहिए। अब इसी के साथ मैं अपना विचार बंद करता हूँ, और आगे के लिए जो है मैं हरिचंद्र जी को जो है बोलता हूँ कि अपने विचार जो है रखें। जी तो सबसे पहले मैं आप सभी महानुभावों का आदर सलाम करता हूँ, और जो आज का विषय है कि मैं भी बेरोजगार, और जो देश में इतनी बड़ी समस्या आई है, और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या की जो पटकथा लिखी जा रही थी, ये 2015-16 के बाद से ही ये समस्या धीरे धीरे बनती आई, जो आज इतनी विकट स्थिति में है। तो मैं कुछ अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते मैं कुछ बिंदुओं पे आपको बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्री किस तरह से बेरोजगारी को देखता है। तो देखिए, आज जो देश में बेरोजगारी का आलम है, तो उसको समझना पड़ेगा कि अपने देश में रोजगार कहाँ कहाँ किन किन सेक्टरों में मिलता है हमें। पहला तो निजी क्षेत्र हैं, जिनमें कंपनियां, फैक्ट्रियां और अन्य उद्यम आते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट जॉब भी है कह सकते हैं। तो हमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनसे कितना रोजगार मिलता है और निजी क्षेत्र से कितना रोजगार मिलता है, तो ये आंकड़ा हमारे पास जब आता है हम देखते हैं तो सिर्फ 10% रोजगार हमको निजी क्षेत्र से मिलता है, और 90% रोजगार हमें पब्लिक सेक्टर से मिलता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र से। इन सार्वजनिक क्षेत्र में आपका कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। अपने देश का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है, और जीडीपी में 3% योगदान इन किसानों का रहता है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। आज 21वीं शताब्दी के भारत में कृषि की प्रधानता रही है और रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि ये गड़बड़झाला हुआ कैसे, और ये बड़ी समस्या आई कैसे। तो हम आपको ले चलना चाहेंगे 2016 का जो नोटबंदी था, दरअसल वो पहला हमला था इस सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने का। यानी आप जानते हैं कि यहाँ जो 90% रोजगार आदमी करता है, वो रोज हाथ में जो पैसा होता है उससे रोजगार करता है। सब्जी वाला हाथ में 500 रुपया लेके मंडी जाता है, वहां से सब्जी लेके आता है, बेचता है। ठेला लगाने वाला, चाय लगाने वाला, पकौड़े लगाने वाला, या फिर कोई भी किसान है, वो पैसे लेके जाता है। लेकिन उन दिनों में क्या हुआ, कितनी बड़ी इतना बड़ा निर्णय लिया सरकार द्वारा, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, और 1 घंटे में लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया गया। और इसका प्रभाव ये हुआ, और उस समय की कैशलेस इकोनॉमी, यानी हम कैशलेस इकोनॉमी बना रहे हैं, मतलब बिना नोट का, यानी मोबाइल या डिजिटल लेन देन हम करेंगे। उस समय पेटीएम आया, पेटीएम उसी दौरान लॉन्च किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि खूब अच्छे से लॉन्च किया गया पेटीएम, और जियो का स्कीम आया कि मुफ्त में बांटा गया डाटा। हाँ, तो ये जो मुफ्त का काम होता है इकोनॉमिक में, इसको हम लोग जिस तरह से देखते हैं, जैसे आपको किसी प्रोडक्ट को लोगों को फैलाना हो, तो आप पहले मुफ्त में बांट दो। इसका ज्वलंत उदाहरण है, जब अंग्रेज यहाँ चाय लाए, यहाँ पे चाय लोगों को पिलाना शुरू किया, तो उन्होंने ऐसी दुकानों पे 10-20 दुकानों पे लोग अपने एजेंट रखे और कहा मुफ्त में भाई चाय पियो, ये अच्छी चीज है, इसको पियो, टेस्ट करो। तो लोगों को मुफ्त में मिल रहा था, तो उन्होंने ट्राई किया। लेकिन आज आप देखिए
वो फार्मूला आज 21वीं शताब्दी के भारत में इस्तेमाल हुआ और अच्छे से हुआ। अंबानी ने मुफ्त में सबको बांटा और इधर सरकार क्या कहती है कि डिजिटल लेन देन होगा, तो पेटीएम आ गया। हाँ, और उधर नोटबंदी हो गई। अब समझिए उस समय जो इकोनॉमिक को झटका लगा, क्योंकि जितना भी आदमी पास अपने पास जमा पूंजी था तो सबसे पहला काम उसने बचाने का किया। वो ले गया बैंक पे, लाइन लगाया। जो अभी अभी तो मतलब पहला वार था, लेकिन ये जो सरकार थी ये पूंजीपतियों की सरकार थी। मतलब इसको चंदा मिला था चुनाव लड़ने के लिए, ये पूंजीपतियों के लिए मिला था। लेकिन आप समझिए ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की, कौन सा ऐसा मूवमेंट चलाया था इनको इतना ज्यादा इनका प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि खुद मेरे मेरे मुंह पे ऐसा लगा कि चलो एक कोई करने का पहला हमला था जो नोटबंदी के रूप में आया। अब दूसरा हमला होता है जीएसटी। देखिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे देश में कर का एक अलग सिस्टम था, इसके पहले की सरकारों ने। हाँ, बात जरूर चल रही थी कि हाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाए, लेकिन इस रूप में लगाया जाए ये बात नहीं चल रही थी। अब देखते हैं हम दूसरा हमला जो हमारी अर्थव्यवस्था पे होता है वो जीएसटी के रूप में होता है। इन्होंने नारा दिया कि एक राष्ट्र एक कर। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी वर्तमान में आप पता करिएगा, गूगल सर्च करिएगा, इस देश में 4 तो बिल्कुल 4 प्रकार के टैक्स वैसे ही लग रहे हैं और कुल मिला जुला के 8 प्रकार के टैक्स अभी भी लग रहे हैं इस देश में। और नारा दिया गया था कि एक राष्ट्र एक कर। अपने देश के 20-25 घराने अपने देश से है, उनकी पहुंच इतनी सरकार में है कि वो अपने मन मुताबिक टैक्स का रूल रेगुलेशन सब बदलवा लेते हैं। जैसे कि उनको जहां दिक्कत हुई, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि भाई यहाँ यहाँ दिक्कत है, ये रूल करा देते तो आपको टैक्स में फायदा होगा। तो आप देखिए कि कितना मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक तरफ मझोले निचले कुटीर उद्योग थे, उनको समझ में नहीं आया, वो भरने में अक्षम थे, और दूसरी तरफ 20-25 घरानों ने उस टैक्स का खूब फायदा उठाया। और अब हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी। अभी देखिए हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि जो इकोनॉमी खराब हुई है, -23.9 जीडीपी गई है, वो एक्ट ऑफ गॉड है। यानी ये हमारा दोष नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। यानी उन्होंने अपना पल्ले गाड़ दिया। इससे पहले का स्टेटमेंट आप देखेंगे तो योगी मानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कहते हैं ये मुगलों की देन है। थोड़ा सा और आएंगे तो अमित शाह जी कहते हैं कांग्रेस की देन है, और मोदी जी भी उसी हद तो तब हो गई। अभी हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये ईश्वर की मर्जी है। अब आप समझिए दिसंबर 2019 के जीडीपी आप उठा के देखिए तो उस समय भी 3.4% जीडीपी ग्रोथ रेट था चौथी तिमाही में। 2019 की चौथी तिमाही में आप देख लीजिए जीडीपी उठा के, यानी जीडीपी कहीं ना कहीं पहले से ही दम तोड़ रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, सरकार को समझना चाहिए था, WHO का कहीं भी गाइडलाइन नहीं था कि आप लॉकडाउन ही कर दो। लॉकडाउन तो एक फार्मूला था जो जिन देशों ने अपनाया, जैसे चाइना में हुआ, चाइना ने पूरे शहर अपने पूरे देश को नहीं लॉकडाउन किया, सिर्फ वुहान को लॉकडाउन किया, और कंट्रियों ने अपने जिस राज्य में सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप था वहां किया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गणित किया जाता है। रिजर्व बैंक का जो रिजर्व कोष होता है, जो महामारी और युद्ध के समय काम आता है, आप अच्छी तरह समझते हैं। इसके पहले उर्जित पटेल अपने देश के वित्त मंत्री आरबीआई गवर्नर होते हैं, आरबीआई गवर्नर, उनसे उस फंड की मांग की जाती है, लेकिन वो फंड वो देता नहीं है। हाँ, आरबीआई गवर्नर ने वो फंड देने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्होंने दबाव में आके इस्तीफा दिया। ये गरीब अब इस देश में इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री होने के बावजूद एक इतिहास के विद्यार्थी को, यानी एक इतिहास पढ़ा हुआ आदमी, उसको आरबीआई पे बैठा दिया जाता, और 1,75 करोड़ रुपया जो भी लगभग जो भी आरबीआई के कोष में था वो सरकार ने ले लिया। अब आरबीआई के कोष भी खाली हो गया। 1,75,000 करोड़ की हम घटना आपको बताते हैं। ये जो अभी घटनाएं चल रही है, हाँ 1,75,000 करोड़ रुपया,
हाँ, तो अभी वर्तमान में जो क्रम चल रहा है, जीएसटी का बंटवारा आप लोगों ने सुना होगा, केंद्र और राज्य के बीच में जीएसटी का बंटवारा, जिसमें 42% हिस्सेदारी होती है। बड़ी मजेदार बात आप सुनिए कि अभी हाल ही में मीटिंग बैठी थी, तो केंद्र ने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा है भाई कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, आप आरबीआई से लोन ले लो। अब राज्य तो बड़े संकट में फंसे हैं कि अगर हम लोन ले लेते हैं तो हमको दोहरी मार पड़ेगी, और ये काम जब केंद्र का है तो हम क्यों लोन ले। तो इसमें खुद बीजेपी शासित राज्यों ने भी मतलब किया, क्योंकि भाई एक राज्य की जिम्मेदारी होती है, अगर उसको उसका हिस्सा मिलेगा, हमने कर वसूल के आपको दे दिया, लेकिन आप हमारा हिस्सा ही नहीं दे तो हमें जवाबदेही पड़ेगी, हमारे राज्य की जनता हमसे सवाल करेगी। अगर हम आरबीआई से लोन ले लेते हैं, अब यहाँ भी देखिए आरबीआई भी लोन देने के मूड में नहीं है, वो तो कहती है 2,45,000 करोड़ रुपया हमारा फ्रॉड हो गया है, हमको 3.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार दे तो हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है। अब सोचिए आरबीआई अपना रोना रो रहा है, केंद्र सरकार अपना रोना रो रहा है, यानी बैंक का 2,45,000 करोड़ रुपया फ्रॉड हो चुका है, जो कि लोग लेके डंप कर चुके हैं, भाग गए हैं या निजी उद्योगपति ले गए हैं। अभी हाल के दिनों में एक हमारे चीफ जस्टिस मिश्रा जी रिटायर हुए हैं, आप देखिएगा 5,45 करोड़ रुपया उन्होंने अभी एक कंपनी का माफ कर दिया, उन्हें ऐसा फैसला सुना दिया तो उसको डायरेक्ट फायदा हो गया। अब हम आते तो घटाना ही मुनाफी समझा, और घटाते घटाते आज जो पहले 5,000 हुआ करता था तो वो 1,000 पर। बात ये है कि आप अगर रोजगार देते हैं, गवर्नमेंट जॉब देते हैं, तो एक तरफ आप नौकरी देने के बाद आप इतना मतलब हाई फाई पगार कर दिए, हाँ, तो उस रूप में अगर कर्मचारी रखेंगे तो उनको भी उतना हिस्सा चाहिए। अब जब अपने देश के रिजर्व पैसे का आप दुरुपयोग कर लेंगे और आपके पास रिजर्व नहीं होगा, देखिए इकोनॉमी जब डंप हो जाती है तो एक अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है कि देखिए अभी जो देश के हालात हैं, इस हालात में एक बार गलत निर्णय लिया गया कि मतलब लॉकडाउन कर दिया गया, हालांकि हमें 24 घंटे दीजिए, जनता ने खुशी खुशी 24 घंटे दिए, लेकिन जैसे ही 25वां घंटा होता है कि नहीं, अगर आप हमको 21 दिन नहीं देते तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। आप सोचिए ये जो दौर चला लॉकडाउन का, मैंने खुद अपनी आंखों से मजदूरों के ऊपर बीतने वाली यातनाएं देखी। मैं खुद सड़क पे था और लोगों का लगातार इंटरव्यू किया, लोगों के राशन पानी की व्यवस्था की, और मैं एक चीज देखता रहा कि हर आदमी भयभीत था और वो किसी प्रकार घर जाना चाहता। अब हाल के दिनों में देखिए वही मजदूर जो जान रहा है कि हमें वापस जाने पे हमारी मौत हो सकती है। मैंने कुछ लोगों से बात किया अभी हाल के दिनों में, पिछले 1-1.5 महीने पहले से मैंने बात करना शुरू किया, जब जो मजदूर आया था घर और वो वापस जा रहा था, मैंने सवाल किया भाई अभी तो आप उसी जगह से आए, उसी प्रदेश से आए हैं और इतनी जिल्लत झेलते हुए आए, पैदल आए हैं और फिर वापस जा रहे हैं, क्या मतलब है। तो बोला भैया हम यहाँ भी रह के मरेंगे, वहां भी रह के मरेंगे, तो ऐसा है कि कुछ दिन काम करके ही मर जाए। मेरे एक दोस्त का कल एक फोन आया, वो हमारे साथ मास्टर किया हुआ है, और वो बोला हरिशन भाई मुझे कुछ काम दिला दो, मुझे लेबर की स्थिति इतनी खराब है कि 10-15 दिन भी नहीं चल पाएगा, हम लोग मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अब इसके ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है। आज का जो दौर है, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों में सरकार के पास इतने पैसे नहीं रह जाएंगे कि वो अपने ही कर्मचारियों का वेतन दे पाए, खुद सांसद विधायकों का ही वेतन दे पाए, यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पे है। -23% जाना मतलब आप कल्पना करिए, जब हमारे देश में जीडीपी 10% चली जाती है तो हम छाती ठोकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 10% हो गई। आज तक 10% अर्थव्यवस्था नहीं हुई अपने देश की, 9 तक गई है। लेकिन आप सोचिए वही अर्थव्यवस्था पहले 9 से 0 पे आई, 0 से फिर 23 गई, -23। आप समझिए अब -23 से उठा के हमको 0 पे लाना है, फिर 0 से ऊपर ले जाना है। आप समझिए पहले जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करनी है,
भरपाई करने के बाद फिर ऊपर जाना है। ये कोई मामूली मजाक नहीं है। हाँ, ये देश कृषि प्रधान है और यहाँ लोगों के पास अनाज है खाने के लिए, तो उनको लगता है कि हेमंत जी आप स्टार्ट करिए आप। सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम। हाँ। आज शाम की जो परिचर्चा है, मैं भी बेरोजगार, इसमें हम मेनली देखेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है। भारत में 3 प्रकार की मुख्यतः बेरोजगारी है। उसमें हम संरचनात्मक बेरोजगारी को ले लें, शिक्षित बेरोजगारी को ले लें और छुपी हुई बेरोजगारी को ले लें। और जैसे आज हमारे बड़े भाइयों ने जो टॉपिक दिया है, मैं भी बेरोजगार, उसमें मेनली मुझे लगता है कि हम लोग शिक्षित बेरोजगारी पे फोकस कर रहे हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी पे बात करने के लिए हमें सरकार की मंशा और सरकार की शासन व्यवस्था को भी समझना होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, 1991 की बात करेंगे। 1991 के पहले हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी। और आप जिनको भी अगल बगल आस पड़ोस में जानते होंगे, उसके पहले जो जिन्होंने भी सरकारी नौकरियों को पाया, सरकारी नौकरियां पाने का तरीका बहुत आसान था। कुछ लोग को तो डायरेक्ट भर्ती मिल जाती थी, कुछ लोग को बहुत हल्की फुल्की, बहुत उतना कंपटीशन नहीं था। क्योंकि उस समय क्या था कि जितनी भी सरकार की जितनी भी वैकेंसी आती थी सब सरकारी होती थी और सरकार की कंपनियां ही कार्यरत होती थी। लेकिन 1991 की स्थिति ऐसी हुई कि हमारा बजट बहुत ही ज्यादा घाटे में चला गया, तो हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा और वर्ल्ड बैंक ने दबाव दिया कि अगर हम आपको लोन देंगे तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। उसके बाद क्या हुआ, 1991 में एलपीजी आया, निजीकरण, वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण के प्रक्रिया के स्वरूप और निजीकरण के प्रक्रिया के स्वरूप हमारे देश में बाहर से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी जानी शुरू हुई और हमारे यहाँ देसी भी, घरेलू भी निजी कंपनियों का गठन तेजी से हुआ। उसके पश्चात हम नजर डालेंगे तो हम ये पाएंगे कि धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में सरकारी और निजी कंपनियों दोनों की भागीदारी होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि समाज में निजी कंपनियां सरकारी कंपनियों से ज्यादा फायदे में आने लगी, सरकारी कंपनियां घाटे में जाने लगी। इसके बावजूद सरकारी कंपनियों का सीजन होता गया, पीएसयूज का सीजन होता गया, उसमें नौकरियां आती गई। लेकिन जो अगर हम कर्मठता की बात करें या फिर प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें, तो निजी कंपनियों की हमेशा सरकारी कंपनियों से उत्पादकता ज्यादा ही रही है। धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि सरकार, फिर शासन व्यवस्था में हमारे परिवर्तन आया। हमारी शासन व्यवस्था कस्टमर ओरिएंटेड होती चली गई, जिसे आप जो आजकल आप जो देख रहे हैं, जो ऑनलाइन सारे सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन हम एफआईआर करवा दे रहे हैं, ऑनलाइन हम हॉस्पिटल में बुकिंग कर दे रहे हैं, होटल में बुकिंग कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये सब जो सेवाएं ये कस्टमर ओरिएंटेड हो गई। कस्टमर ओरिएंटेड सेवा होने का मतलब है कि सेवाओं पे खर्चा ज्यादा हो रहा है और सेवा पे खर्चा ज्यादा हो रहा, सरकार को रेवेन्यू कम मिला। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि सरकारी कंपनियां धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। तो जो ये निजीकरण की शुरुआत है, निजीकरण तो मार्केट में आ ही चुका था 1991 से, लेकिन जो सरकारी कंपनियों का निजीकरण होने लगा, ये फिर 21वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी। 2004 में कुछ कंपनियों का निजीकरण हुआ, हालांकि वो बहुत फायदे में रही कंपनियां, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वैश्विक मंदी आई। उसके बाद निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों के निजीकरण में तेजी आई। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सरकार है हमारी, वो ठेकेदारी सिस्टम लाने लगी कि निजी कंपनियों को ठेका देती थी, एक काम करवाती थी, फिर उनको सेवा से मुक्त करती थी। धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि पूरी सरकारी कंपनी को ही निजी कर दिया गया। इससे सरकार को भी फायदा था और निजी कंपनियों को भी फायदा। सरकार को अपने मन मुताबिक काम मिल जाता था कम पैसे में, निजी कंपनियों को मार्केट मिल जा रहा था। इसलिए जो प्रतिस्पर्धा है सरकारी और निजी कंपनियों के बीच में, उस प्रतिस्पर्धा में निजी कंपनियां जीतती चली गई। यहाँ से सरकार ने भी कुछ सबक लिया। सरकार ने कहा जब हमारे बाजार में आके बाहर की कंपनियां, हमसे ज्यादा उत्पादकता उनकी है, हमसे ज्यादा प्रॉफिट उनका है, तो हम ऐसा क्यों ना करें। और यहाँ पे गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, यहाँ पे गलती जितनी सरकार की उतनी कर्मचारियों की भी। हमारे समय परिवर्तन के साथ हमारे सरकारी कंपनियों में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की उत्पादकता उतनी नहीं बढ़ी, वो टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं हो पाए जितने कि निजी कंपनियों के कर्मचारी
होते गए। देखिए इस समय आज के ज़माने में क्या है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारे भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा और प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, चाहे अब आज का जो समय ऐसा आ गया है कि चाहे आप देख लीजिए निजी कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, सरकार हो, सबको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, सबको अपना उत्पादन सेवाओं को ज़्यादा अच्छा करना है और उनको उससे लाभ कमाना है। क्योंकि सरकार सीधे कहती है, सरकार आज के ज़माने में एक प्रशासक की भूमिका में नहीं रह गई है। सरकार आज के समय में एक प्रबंधक की भूमिका में आ गई है। सरकार के प्रबंधक की भूमिका में आने का मतलब ये है कि सरकार बस आपको सेवा प्रदाता से और सेवा लेने वाले दोनों को बस जोड़ने का काम कर रही है। आप देख लीजिए, टेलीकॉम कंपनियों को ही देख लीजिए, अब निजी कंपनियां जितनी है, सरकारी कंपनियां जो है बीएसएनएल वगैरह थी, ये सब धीरे-धीरे इनका अस्तित्व इसीलिए विलीन हुआ कि सरकार जो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा देगा हम उसको प्रमोट करेंगे, जो ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा हम उसको प्रमोट करेंगे। धीरे-धीरे अब इसी तरह के देखिए निजी कंपनियों का हमेशा आपको हमको सबको पता है, निजी कंपनियों में क्या है कि निजी कंपनियों में एक तो आपको अपने सेवा की सुनिश्चितता नहीं रहती है। दूसरी चीज़ है निजी कंपनियों में आपको आपसे उतने ही पैसे में आपसे ज़्यादा काम लिया जाता है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी मजबूरन बढ़ाई जाती है। अगर आप पैसे नहीं होंगे तो आपको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ हमको समझना होगा कि आज के समय में 2020 में बेरोज़गारी क्यों बढ़ी? 2020 में बेरोज़गारी बढ़ने के कई कारण हैं। धीरे-धीरे हम अगर पिछले 3-4 सालों को देखें, तो हमें दिखेगा कि धीरे-धीरे सरकार वैकेंसियाँ कम करती गई। सरकार को ये करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि सरकार इस समय प्रबंधक की भूमिका में है, उसको जो पैसा देगा उसको मार्केट में प्रमोट करेगी, सीधी-सी बात है। इसमें अब यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि सरकार की मंशा पे कोई सवाल उठे, सरकार की मंशा बिल्कुल प्रबंधक की भूमिका में है। धीरे-धीरे सरकारी पीएसयू में नौकरियाँ कम होती गई, निजी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ता गया। निजी कंपनियाँ रिक्रूटमेंट अपने हिसाब से करती हैं और सेवाएँ अपने हिसाब से देती हैं, अपने हिसाब से सेवा शर्तें देके बाकी निजी कंपनियों पे छोड़ देता है। तो इससे क्या हुआ कि धीरे-धीरे रोजगार की संख्या घटती गई और जनसंख्या आपको पता ही है कि स्थिर रेट से ही बढ़ रही, लेकिन बढ़ रही है। 8% 9% ऐसे बढ़ रही है जनसंख्या। 16% पिछले दशक में तो 16% थी जनसंख्या ग्रोथ, उसके पहले 21% था। तो हुआ क्या कि धीरे-धीरे अब हमको समझना होगा कि आज के ज़माने में हमारे युवा निजी कंपनियों में रोजगार के लिए सूटेबल क्यों नहीं है। इसके लिए हमें देखना होगा कि जो निजीकरण हमारे देश में इतना नुकसान दे रहा है, वो क्यों रहा है? तो हम इसके लिए ये देखेंगे कि निजीकरण जो हमारा यहाँ से कॉपी किया गया, वो कहाँ से कॉपी किया गया। निजीकरण हमारे यहाँ पश्चात देशों से, पश्चिमी देशों से आया। पश्चिमी देशों में क्या है कि समाज का वर्गीकरण है, समाज का जो आय की असमानता, उसमें इतना गैप नहीं है। वहाँ पे मध्यम क्लास ज़्यादा है, मध्यम क्लास के लोग सभी सेवाओं, निजी कंपनियाँ जो भी सेवाएँ देती हैं, उनमें उनकी पहुँच है। किसी भी तरह की उनको सेवा लेना हो, एजेंट की सेवा लेना हो या फिर कोई उनको ठेकेदारी से कोई काम करवाना हो या फिर पुलिस की सेवा, पुलिस भी वहाँ पे निजीकृत है। देखिए हम देखें पश्चिमी देशों में, ब्रिटेन के देश हो गया, वहाँ पे निजीकरण हमारे देश से बहुत ज़्यादा है। 70% है, 75% है, 80% तक निजीकरण वहाँ पे हो चुका है। लेकिन वहाँ पे इससे उनको फ़ायदा है। उससे उनको फ़ायदा क्यों है? सीधी-सी बात है, वहाँ पे लोगों की पहुँच निजी सेवाओं तक अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समाज का वर्गीकरण बहुत ही असमान रूप से हुआ है। यहाँ पे अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। इसीलिए हमारे यहाँ गरीबों की पहुँच ना ही शासन में है, ना ही प्रशासन में है, ना ही राजनीति में ही है, ना ही निजी सेवाओं में है। इसलिए और हमारे यहाँ जो युवाओं की बहुलता है, जो बेरोजगार युवाओं की बहुलता है, वो मध्यम क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की है। और जो अब फिर हम देखते हैं कि आखिर ये लोग असक्षम क्यों हैं? तो फिर हम इनके शिक्षा व्यवस्था पे जोर डालेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो हम आएँगे फिर प्राथमिक शिक्षा से। और जो हमारी समय की जो शिक्षा नीति चल रही है, उसके हिसाब से 30 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा उत्तर के प्रदेशों में तो बिल्कुल नहीं है। जो नॉर्थ के स्टेट हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
ऐसा यहाँ कहीं कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 10 लाख, कहीं पे 8 लाख ऐसे शिक्षकों की कमी है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो 5 लाख शिक्षकों की कमी है प्राथमिक शिक्षा में। तो धीरे-धीरे फिर ऐसा ही होता गया और प्राथमिक शिक्षा में आप देख लीजिए, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं और जो प्राइमरी स्कूल हैं, अब आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ का बच्चा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा वो जॉब ओरिएंटेड होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि जो निजी स्कूलों में पढ़ेगा, जो पब्लिक स्कूलों में, कॉन्वेंट में पढ़ेगा, वही होगा। फिर उसकी शिक्षा उसी हिसाब से इंग्लिश मीडियम में होके फिर उसको उसी हिसाब से 10वीं 12वीं में फिर उसके बाद। और खासकर आप देखिए कि ये जो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं वो कौन लोग हैं? वो या तो अपर मिडिल क्लास के हैं या तो अपर क्लास के हैं। तो उनके जॉब की सिक्योरिटी है, उनकी जॉब की सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि वो टेक्निकली हाईली रूप से एजुकेटेड हैं। उसके बाद उनको इंडिया में बाहर जॉब की दिक्कत नहीं है। उनका वैसा फैमिली बैकग्राउंड रहता है, उनको मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिन नौकरियों के लिए हमारे लोअर मिडिल क्लास का युवा 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल तैयारी करता है, वो चुटकी बजा के उन नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। उनसे अच्छी पे स्केल पे प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि नौकरियों के अलावा रोजगार तो अब कई तरीके के हो गए, जैसा कि मोदी सरकार कहती है पकौड़े तलना भी एक रोजगार ही है। तो अब उद्यम लगाने की बात हम करें तो जितनी भी योजनाएं आप आती हैं, अगर इनकी आप जमीनी हकीकत पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एक कम पढ़ा लिखा 10-12 तक पढ़ा लिखा नौजवान है और वो रोजगार करना चाहता है, अगर वो किसी बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है। चाहे आप उसको एमएसएमईज के लोन की बात करें, चाहे अभी 8 लाख तक, 10 लाख तक, अभी या तो फिर ये रेहड़ी वालों को, अभी कोरोना में आया है कि रेहड़ी वालों को 10,000 का लोन मिलेगा। 10,000 तक का लोन मिलना मुश्किल है। ये सब खाली योजनाएं कागज में चल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ का लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, वो जब दूसरी चीजें हैं, सरकार रोजगार का राजनीतिकरण कर चुकी है। जब चुनाव आएगा तभी वैकेंसी निकालेगी। हाँ, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने 2016 में एग्जाम दिया था, उसका री एग्जाम 2020 में हो रहा है, अभी सितंबर में ही होने वाला है। अब उसका रिजल्ट कब तक फाइनल होगा इसका पता नहीं। मतलब आप समझिए एक पर्टिकुलर नौकरी के लिए अभी 5 साल में उसका एग्जाम नहीं हो पाया है दोबारा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, आप बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम ये समझेंगे कि अगर बेरोजगारी है तो फिर रोजगार क्यों नहीं आ रहा है? सरकार आखिर क्यों अपने देश में अशांति का माहौल खड़ा कर रही है? क्यों नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अगर युवा बेरोजगार होंगे, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो कोई न कोई हथकंडे पेट की भूख मिटाने के लिए वो या तो नक्सल बनेगा, उग्रवाद बनेगा, या उग्रवादी संगठन की तरफ जाएगा, आतंकवादी भी बन सकता है। ये जब देखिए एक संभावनाएं हैं, इस पे हम कोई वो नहीं, ये जमीनी हकीकत भी इंडिया की देखिए, जहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, जहाँ पे सरकार द्वारा मूल अधिकारों का हनन हुआ है। आप जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड में देख सकते हैं, जो नक्सलवाड़ी है क्यों है? इसीलिए है कि सरकार उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है, उनके संसाधनों को नष्ट कर रही है। हमारे संसाधनों को भी नष्ट किया जा रहा है, हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। और मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं बीएचयू में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत गर्व था कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन मैं डिग्री लेके निकला, मुझे लगा यार ये यूनिवर्सिटियां तो बस एक डिग्री देने की फैक्ट्रियों का काम कर रही हैं। 8,000, 10,000 एक यूनिवर्सिटी से मैंने देखा कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, 50 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और इतनी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी 800, 1,000, 1,200 लोग को एक साल में ग्रेजुएट का डिग्री देके बाहर कर रही है, तब तो ये आंकड़ा तो कई लाख का होगा। ये युवा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा चिंतन उसी समय से प्रारंभ हुआ, आखिर ये युवा कर क्या रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटियां बस डिग्री देने की एक फैक्ट्रियों का काम कर रही हैं, या फिर हमें कुछ ऐसा भी सिखा रही हैं कि जो हमारे जीवन में काम आए? लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने इकोनॉमिक्स एमए किया, अब मैं बीएड भी कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन जॉब की निश्चितता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 चीजों की इसमें कमी है। एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है, जैसा कि मैं आपको जिक्र कर ही चुका हूँ। दूसरी चीज सरकार की मंशा में कमी है। सरकार चाहती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका
बजट में उसको सरप्लस आए, बीओपी बढ़े उसको अच्छा सर्विस तो अच्छा मिले लेकिन कम पैसे में मिले। फिर धीरे धीरे इसीलिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजीकरण को बढ़ावा देने का मतलब ही सरकार की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो हमारे देश के युवा हैं वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। आप कल का उदाहरण देख ही सकते हैं। पूरे देश में विदेश की मीडिया में भी मैंने देखा कि कई सारे जगह पे इसकी चर्चा है। तो समस्या ये है कि जो शिक्षित बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब यही है कि जिस तरह की आपने शिक्षा लिया है उस स्टैंडर्ड का, उस स्तर का आपको जॉब ना मिले। जॉब तो आपके पास है लेकिन जिस तरह की आपकी शिक्षा है उस तरह का जॉब नहीं है आपके पास है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा हम देखेंगे संभावना क्या क्या है। समस्या पे बात तो हो गई, अब संभावना पे बात किया जाए। संभावना पे अभी हम लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो जीडीपी है तो वो -23 हो गई है। -23 हो गई लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण हमें कहाँ से दिखाई दे रही है? हमारे प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर मतलब हमारी कृषि से। हमारी कृषि फिर भी पॉजिटिव में रही है, 4% पे रही है। 4%, 2% ऐसे ही रही, 4%, 5% तो ऐसे नॉर्मल में रहती है। हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव थी। उसका मतलब कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ जो है जी कोरोना काल में नॉर्मल से ज्यादा है। पहले जैसे कि 3 या 4% रहता हाँ, था, 4% 5-6% हो गया है। जी जी जी। तो हमारे लिए यही एक उम्मीद की किरण है कि हम अपने प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करें। और सरकार बिल्कुल भी प्राथमिक सेक्टर पे पिछले दशकों से योजनाएं तो बहुत बनी लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। अगर आप कुछ योजनाओं को छोड़ दे, जैसे डीबीटी को छोड़ दे जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात हो गई, जिसमें उनको और उर्वरकों की बात छोड़ दें, उर्वरकों के लिए भी उनको पैसा दिया गया। इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया गया। संपदा योजना को देख लीजिए, फेलियर है। जहाँ हमारे यहाँ पहले का डाटा 10% हमारे एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण होता था, वो 10 से 12-15% ही। अब 5 साल में इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि बिल्कुल उसको, अब इच्छा शक्ति मजबूत थी कि अंदर की बात क्या है क्या पता, लेकिन कृषि क्षेत्र को इन्होंने बिल्कुल भी इतना मजबूत नहीं बनाया कि ये नए रोजगार पैदा कर सके। और जो आप जानते हैं छिपी हुई बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में ही है। तो हम अपने संभावनाओं पे बात करेंगे तो हमें कृषि क्षेत्र की तरफ ही जाना होगा और हमें देखना होगा कि कृषि क्षेत्र में हम नए रोजगार के सृजन कहाँ हो सकते हैं। अभी पिछले बजट में शायद मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत लाया गया और उसके लिए भी केसीसी के तहत 3 लाख लोन की व्यवस्था की गई। उसी तरह के और भी कुक्कुट पालन है, डेयरी वाला है, ये सब को भी अगर हम कृषि की व्यवस्था हो, संपूर्ण कृषि की बात करें तो हम इसमें 2-3 तरीकों से रोजगार खुद के लिए पैदा कर सकते हैं। अब सरकार रोजगार देगी, कितना देगी, कब देगी, कैसे देगी, क्या शर्तें होंगी, समय क्या होगा, क्या वो ठेकेदारी व्यवस्था के तहत देगी या फिर संविदा पे देगी या फिर आपको सेवा शर्तों के साथ ऐसी सेवा शर्तें होंगी जैसे कि आप जान रहे हैं कि आगे 2-3 साल के बाद सिविल सेवाओं में भी ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि आपको नौकरी 10 साल के लिए ही मिलेगी। 10 साल के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस, आपके जो आपको एम दिया जाएगा, लक्ष्य दिया जाएगा, अगर आपको 40% उसके आप पहुंच रहे हैं तो आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। नहीं तो अगर आप अपने एम के 40% तक का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, फिर आपको यूपीएससी से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। तो यही है कि प्रोडक्टिविटी बेस्ड, अब प्रोडक्टिव ओरिएंटेड इनका प्रोग्राम सारा हो गया है। तो हम ज्यादा फोकस अब सरकारी नौकरियों पे ना करें तो ही हमारे लिए अच्छा है, जहां तक मेरा ऐसा ख्याल है। हमें खुद के लिए रोजगार पैदा करना होगा। इसके लिए हमें कृषि क्षेत्र में अपने रोजगार को तलाशने होंगे। जैसे फूड प्रोसेसिंग का काम है, सरकार की योजनाएं तो हैं लेकिन सरकार की योजनाओं की उतनी जागरूकता हमारे ग्रामीण समाज में, हमारे मध्यम क्लास में नहीं है। और धीरे धीरे अगर हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि सोसाइटी हमारी ट्रांजिशनल फेज में है। ट्रांजिशनल फेज में मतलब अर्बनाइजेशन को पे फोकस किया जा रहा है। अर्बनाइजेशन पे फोकस करने का मतलब ये है कि ग्रामीण समाज को शहरी समाज में बदला जा रहा है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो अभी नई समस्या जन्म में ली है मजदूरों घर वापसी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेशन इतना ज्यादा है, माइग्रेट मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है
क्योंकि घर वापसी करने में सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी। यही सब उदाहरण है कि हम अपने कृषि से हटते जा रहे हैं, शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें इस समस्या को रोकना होगा। इसके बाद हमें कृषि की तरफ देखना होगा। कृषि में हम प्रसंस्करण की बात करेंगे। कृषि में हम नए तरीके से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे। हम कृषि में अपने जो सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ सफिशिएंसी हमारी कृषि में आ गई है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम जैसे कि हम देखते हैं कि एमएसएमईज में जो है, माइक्रो स्मॉल मिडिल इंटरप्राइजेज का जो हमारा एक्सपोर्ट में परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, उसी तरह हम कृषि का परसेंटेज एक्सपोर्ट में बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे पैदावार को बढ़ावा दे सकते हैं जिनकी विदेशों में मांग ज्यादा है, क्योंकि हमारी घरेलू मांग हमारी कृषि से पूरी हो रही है। सिवाय खाद्य तेल के और कुछ दालों के, सारी घरेलू मांग हमारी पूरी हो जा रही है हमारी घरेलू कृषि से। तो हम ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देंगे, जैसे कि आप हो गया बासमती चावल, हमारे यहाँ का पेटेंट है, हम इसकी पैदावार कर सकते हैं। जैसे कि ये हरियाणा में, पंजाब में इसकी लोकेलिटी है, इसकी स्थानिकता है, इसको हम उत्तर प्रदेश तक ला सकते हैं। वैसा पर्यावरण केट करके हम और भी चीजें हैं। हर जिले का अपना एक विशेष कृषि उत्पाद है, विशेष औद्योगिक उत्पाद है। हाँ, एक जिला एक उत्पाद योजना तहत अब उत्तर प्रदेश का हम देख सकते, उसके तहत हम काम कर सकते हैं। दूसरी चीज और है कि हेमंत, ये सब बातें आप बोल रहे हो जी, बात ठीक है कि ये संभावनाएं हैं, जी जी, लेकिन 2-3 चीजें इसमें बहुत ही प्रमुख है। वीडियो ऑन कर लीजिए बब्बन जी, वीडियो ऑफ है आपका। 2-3 चीजें इसमें बहुत प्रमुख है जी कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, मैं यूरोप के सबसे डेवलप कंट्री जर्मनी की बात करूंगा, फ्रांस की बात करूंगा, अमेरिका है, तो ये आज भी इन देशों का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। इनका सरकारी और प्राइवेट सेक्टर डेवलप करने का तरीका क्या था, इन्होंने सरकारी सेक्टरों को भी उतना ही बढ़ाया जितना कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपको ऑयल सेक्टर है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, तमाम है। तो भारत पेट्रोलियम के साथ साथ रिलायंस या ऐसा जो भी पेट्रोलियम क्षेत्र में है, उनको भी स्वायत्तता गवर्नमेंट दे और उनको बिजनेस करने के। स्टील में टाटा है, सेल है, दोनों का दे। आपको निजीकरण करने का मतलब ये नहीं हुआ कभी भी कि आप सरकारी संस्थाओं को जो है उनके हाथों में दे दीजिए। मान लीजिए कि आज जो है हम पेट्रोल डीजल उत्पादन करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी के तहत रिलायंस करता है, तो हमारा एक पोटेंशियल है। अब हम भारत पेट्रोलियम को उठा कर दूसरे को बेच देंगे, तो हमारा तो पोटेंशियल उतने को उतना रहेगा। भारत पेट्रोलियम भारत सरकार के पास रहे, भारत सरकार एक दूसरा क्षेत्र जो है, जहाँ पर तेल शोधन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, किसी भी कंपनी को दे सकता है, ठीक ना। तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, समझ गए ना। तो निजीकरण के एक तरीका होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जमीनें जो है खास लोगों के पास जो है 99% जमीनें हैं, वो 2 से 3-4% लोग हैं। 95% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो मजदूर हो जाएंगे। और दूसरे बात की जो जमीनें हैं, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 5 कट्ठा है, किसी के पास 10 कट्ठा है, तो वो उस तरीके से फसल नहीं उगा सकता है। उगा भी सकता है कि उसका जो है दूसरे देशों को बेच सकता है, ठीक ना। वो तो उतना ही उगाता है कि उसको खाने के लिए भी खरीदना पड़ता है ज्यादातर लोगों का, ठीक ना। दूसरा चीज क्या है कि जो सोशल जस्टिस का है, रोजगार के जो बातें हैं, सोशल जस्टिस का है, तो सोशल जस्टिस आप यदि निजीकरण करता सब चीज, तो सोशल जस्टिस के न्याय भी निजीकरण में करिए आप। वहां पर जो है आप लेबर लॉ को रिफॉर्म करिए, और एक बीटेक इंजीनियर जाएगा, ग्रेजुएट जाएगा इस जॉब के लिए, अकाउंटेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, तो उसकी इतनी सैलरी होगी, ये होगी, उसका इतने दिन में प्रमोशन होगा, ठीक है, करिए। दूसरी चीज, जो सरकार जो है परफॉर्मेंस बेस पर निकाल रही है, वो निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस भी तो देखे कि हमारे कौन से मंत्री हैं, सांसद हैं,
500 सांसद में से कितने सांसद को परफॉर्मेंस चेक करके निकाल देना चाहिए, अपने क्षेत्र में काम किया, उनके लिए भी लागू होना चाहिए। दूसरी चीज है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, तो कितने कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप हर साल करवाते हैं, उसके स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। जब उसके स्वास्थ्य पर खर्च ही अब जीरो है तो उसके मेडिकल फिटनेस की गारंटी कैसे ले सकते हैं? ठीक ना, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए वो क्वार्टर देता है, रहने के लिए हॉस्पिटल बनवाता है, शहर में वो इंश्योरेंस देता है, मेडिकल चेकअप हर साल होता है, 2 साल में उन सबों का, तो उनका मेडिकल फिटनेस है और वो जो है बने हुए हैं। आप तो कभी अपने कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस ही टेस्ट नहीं किया आज तक आपने, ज्वाइनिंग करने के बाद 20 साल 25 साल 30 साल हो गया, आप किस साल पर एक्चुअली जो है बात हो तो होल बात होना चाहिए किसी भी। एक्चुअली जो स्टूडेंट जो आए हैं, एक्चुअली इस मुहिम का जो अगुवाई कर रहे हैं वो अध्यापक कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अध्यापक 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है, सोसाइटी को देख रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन रखता है, तो इसीलिए जो यूट्यूब को जो बोल रहे हैं वो अध्यापक बोल रहे हैं ज्यादातर, ठीक ना। ये मुहिम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है। सरकार सिस्टम बदलेगा कैसे सर? सिस्टम में हम सरकार को और शासन व्यवस्था को मेनली हम गवर्नेंस को देखेंगे। आदमी को बदलना पड़ेगा, उसके कानून को बदलना पड़ेगा सर। गवर्नेंस हमेशा इकोनॉमी से ही निर्धारित होती है सर। इकोनॉमी में हम इकोनॉमी निर्धारित होता है, लेकिन इकोनॉमी निर्धारित कौन करता है? सर इकोनॉमी निर्धारित करेंगे जो उद्यमी होंगे, वो इकोनॉमिक निर्धारित करेंगे, बड़े उद्यमी निर्धारित करेंगे, छोटे उद्यमी निर्धारित करते हैं। क्योंकि स्पोर्ट में देखिए, स्पोर्ट हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि स्पोर्ट में छोटे उद्यमी जो है अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन इस चीज का वो सोल्यूशन नहीं है जो आप बोल रहे हो। आज जो है अर्थव्यवस्था डाउन हो गया और कोरोना आ गया, कौन सा उद्यमी आपको जो है बढ़ के आया? और कितने एसएमई सेक्टर थे, कंपनियां थी जो कि अपने लोगों के रोक के भोजन दी और उसका जो है जो टेम्पोररी एम्प्लॉय थे। सर इसीलिए तो मैंने कहा ना सर, इसीलिए मैंने कहा कि हमें अपने प्राथमिक क्षेत्र पे पहले ध्यान देना होगा, हमें रोजगार वहीं तलाशना होगा, हमें शहरों में मिश्रित अर्थव्यवस्था हर देश में है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, इसीलिए तो सस्टेन कर रहे हैं। जी अभी इकोनॉमिक के लिए बिग पुश थ्योरी लागू होगी, यानी इकोनॉमिक अगर आप सही स्थिति में लाना चाहते हो, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि सरकार के पास है नहीं। तो फिर आप वही निजीकरण की बात कर रहे हैं। कुछ उद्यमी जो है जो निजी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर सरकार को अपने हिसाब से गवर्न करेंगे। नहीं देखो, यहाँ सरकार ये सरकार कर रही है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सरकार क्या कर रही है मैं बता रहा हूँ। जैसे वो तो सरकार सुनिए, जीडीपी होता है, तो जीडीपी मतलब कहाँ जैसे मान लीजिए 100 रुपया जीडीपी है, 100 रुपया में कितना रुपया किस जगह पर खर्च कर रही है। तो सरकार के लग रहा है कि 8 से 12% जो है, हम जो है करीब 12% जो है लोगों के पेंशन प्लस एम्प्लॉय के सैलरी पर हम खर्च कर रहे हैं। उसको 12% बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि ये लोग देश के निर्माण में कितना हिस्सेदार है, ठीक ना। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट करना, रोजगार से हटाना, रोजगार कम करना सरकारी एक सबसे बड़ा उसका लक्ष्य है कि जीडीपी से जो 12% हम खर्च कर रहे हैं, वो 12% से घटा के हम 2-3% पे इनको लाए कि हमारे पास 10% पैसा बचेगा। पहली बात है ये बहुत समझने की, गहराई में सोचने की जरूरत है, ठीक ना। दूसरा चीज, इनको और पैसा चाहिए, तो पैसा और चाहिए तो उसके लिए सरकारी सेक्टर को बेच रहे हैं। जैसे उनको 3 लाख करोड़, आप लोग बोले ना 3 लाख करोड़ रुपया कम से कम सरकार के चाहिए, तो क्या करेगी? भारत पेट्रोलियम बेचेगी, ये बेचेगी, वो बेचेगी, वो 3 लाख करोड़ रुपये लेके आ जाएगी, ठीक ना। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म क्या नुकसान है, इसको सोचने की जरूरत है। नहीं, सबसे पहले जो है युवाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और आपके जो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जो ले जाओगे, तो एक कंपनी निकल के दूसरे लोगों के हाथ में चली गई, तो आपको तो वही हुआ, नया निर्माण तो हुआ नहीं, नया प्रोडक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो क्या भारत पेट्रोलियम को यूटिलाइजेशन खराब है? इंडियन ऑयल का परफॉर्मेंस खराब है? नहीं, बेचना है तो उसको बेच दीजिए, एयर इंडिया को बेच दीजिए, हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। आप बेच दीजिए, वो क्या बोलते हैं बीएसएनएल को, ऑलरेडी परफॉर्मेंस खराब हो गया, लेकिन उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जो अच्छा आज है, तो
HAL की भी 18% हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही है। हाँ तो होगा ही, होगा, पैसा चाहिए ना उनको। अब जो है बचे हुए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जो अब भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है ही, आवश्यकता क्या है उसको? शुरू से आजादी से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही है, ठीक ना? जो एक्चुअली समाजवाद का मॉडल अपनाया गया 60 के दशक में, 50 के दशक में, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित था। लेकिन वहाँ पे सरकारी कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। सरकार प्रशासक की भूमिका में भी थी, प्रबंधक की भूमिका में भी थी, सेवा प्रदाता की भूमिका में बढ़ावा थी। नहीं दिया गया। जो बिजनेसमैन थे भारत में, जी तो अपने हिसाब से आदित्य बिरला ग्रुप था, टाटा थे, नए में रिलायंस आया, अडानी आया, जो भी बिजनेसमैन आया उस समय भी ग्रोथ किया, ऐसा नहीं था। लेकिन एक सरकार जो है वो जो है संतुलन बना के चल रही थी। यहाँ जो है लाइसेंसिंग वहाँ पे बहुत तगड़ी थी उस समय। 1951 के बाद लाइसेंसिंग आसान हो गई, लोग को कंपनियों बनाने में छूट दी गई। बस 5 कंपनियों पे ही लाइसेंस की जरूरत थी, बाकी कंपनियों के लिए अब बस रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बस आप रन कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो धीरे धीरे मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई निजीकरण और के सरकार बुराई नहीं है, निजीकरण के विरोध जी नहीं होना चाहिए, लेकिन निजीकरण होगा कैसे? आप ये बोलो यह ना। सर्व भारत तरीका जो पश्चिमी देशों का तरीका है, उससे हम सीखे नहीं, बस हम बस निजीकरण करते चले गए और हम अपने समाज की विषमता को नहीं देखे। हम ये नहीं देखे कि जो हम निजीकरण कर बात रहे हैं ये है उसकी ना पहुंच कि कहाँ जैसे तक है। हम कोई कोई फार्मूला किसी से लेते हैं तो ये देखते हैं क्या हमारे हमारे पास उस तरह की लैब है, उस तरह के कारीगर है, या उस तरह का वातावरण है। हमने तो ले लिया निजीकरण का फार्मूला दूसरे कंट्रियों से, लेकिन दूसरे कंट्रियों में जो देश के प्रति जो लगाव है, आप चाइना से लिए कि मेड इन चाइना वहां चला तो आपने मेक इन इंडिया शुरू कर दिया, लेकिन मेड इन चाइना चला, चाइना ने उत्पादन किया, इसका डोमिनेंट भी तैयार किया। उसने सिर्फ आप मतलब दूसरे का एफडीआई आया तो क्या वो चीजें उत्पादित, लेकिन नहीं, उसने उसका डोमिनेंट भी तैयार किया और उसको टक्कर दिया। और उसके बाद आप मजबूर हो गए, या वहां रहो या फिर वहां से हटो। अब उसने अपना डेवलपमेंट कर लिया और उस आपके जैसी चीजें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि राफेल लेके आओ लेकिन फार्मूला मत लो, है ना? एक नट भी गिर गया तो आपके पास, इंजीनियर के पास फार्मूला नहीं है कि वो सुधार देगा। तो ये एक बेहुदा हरकत है, देश के साथ बद्दा मजाक है। और ये देखिए ये लोग हैं कौन? अब ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि उससे पहले हम लोग देखते थे कि भारत सरकार कर नहीं रहा है, लेकिन अभी तो प्रचलन में है कि चलो मोदी सरकार है। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं योगी सरकार। ये एक मजाक है, मतलब सत्ता का जो केंद्रीकरण हो गया है, जी एक जी जी व्यक्ति को सुप्रीम बना दिया गया। हाँ, जनता का सरकार नहीं रह तो ये गई भी है तो आप अभी। देखिए, जी हाँ, अब ये भी जो लोकतंत्र का शासन नहीं है। और जो भी कोई भी उटपटांग बयान दे देता है, आप देखिए अभी फेसबुक का जो भी मामला था कि वो उसके सत्ता पक्ष की पार्टी के लोगों का बयान वो नहीं हटाता है, जो कि विपक्ष के लोग जो भी कहते हैं उसके उनका ब्लॉक आईडी ब्लॉक कर देता है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपके देश के लिए मायने रखती है। यहाँ की सोच की सरकार है, यहाँ तो मनुवाद की बात होती है, राम राज्य की बात होती है। आप कल्पना करिए कि आप कितने भयानक स्थिति में, कितने भयानक दौर में गुजर रहे हैं। हाँ, आप देख लीजिए क्राइम रेट इस देश का, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, रोज 10 लोगों की हत्या होती है, रेप होता है। मैं ये कहता हूँ कि इकोनॉमी से इससे भी है, मतलब है, जब कहीं क्राइम होता है तो आदमी क्यों उत्पादन करे ना? आप करोड़ों रुपया कमा लिए, आपका कोई एक गन हटा के ले लिया, हम क्यों उत्पादन करें? सेफ्टी भी तो होनी चाहिए हमारी। दूसरी बात ये है कि जो मेन मुद्दा हमारा लोग बेरोजगारी वाला मुद्दा है, तो आप देख नहीं तो लीजिए। आप देखिए हरिचंद जी, अगर आप सेफ्टी की बात करेंगे तो जो पश्चिमी देश है तो वहाँ तो सेफ्टी ज्यादा है। वहाँ पे सेफ्टी इसलिए ज्यादा है कि वहाँ पे जो सेफ्टी देने की जो कंपनियां हैं वो सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो आप अगर कहें कि नहीं, अगर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती तो ये इसको निजी कंपनियों के हाथ में सौंप देना चाहिए। फिर आप तो निजीकरण की अरे तारीफ आप समझ कर नहीं रहे, मैं क्या मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी भाई मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक सुरक्षा एक मामला है, मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी का जो मामला है, देखो जातिगत हो गया है। यहाँ पे एक मानसिकता है जो जातिगत मानसिकता है, और उसकी सरकार हो गई है। हाँ, वो अपने जातिगत मानसिकता, आप देखो इस देश में इतनी भयंकर बेरोजगारी है, लेकिन आप देखो कौन सा वर्ग इससे प्रभावित है? देश का कौन सा वो वर्ग है जो प्रभावित है? जाहिर सी बात, वो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, यही है। क्योंकि वो भाई देश की आजादी के पहले भी अमीर थे, देश की आजादी के बाद भी अमीर है। संसाधनों का जो केंद्रीकरण हुआ है, जो हमारे यहाँ संसाधनों का वितरण है, वो सबसे घटिया है।
10% लोगों के पास 90% लोगों का पैसा है, बाकी उसी में 2-3% लोगों का पैसा है। तो मतलब आप सोचिए कि एक तरफ लोगों के पास झुआ भर लोगों का पैसा है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है भाई, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ना। अब इकोनॉमी आप जानते हैं, हम लोग छात्र इकोनॉमी से जब हम परचेजिंग करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई होगा भाई, रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा। अब क्या है कि अभी नोटबंदी हुआ, जिसके पास पैसा था उसने इकट्ठा कर लिया। अभी इस तरह का चीज चल रहा है, महामारी है, लोगों ने उत्पादन करना बंद कर दिया। मुट्ठी भर उद्योगपति हैं जिन्हें उत्पादन हो या ना हो उनका तो चल रहा है, बाकी उससे जो रिलेटेड लोग थे उनके पास पैसे आने बंद हो गए हैं। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति के हाथ में पैसा पहुंचाए, कैसे भी पहुंचाए, तभी इकोनॉमी आगे सुधर सकती है, नहीं तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा एक बहुत बड़ा हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे भी सरकार करे या सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में है इन्वेस्टमेंट करना। तो और कोई क्यों करेगा भाई, बाकी क्यों करेगा? सहानुभूति के लिए कर सकता है, जैसे पीएम केयर फंड ये तो एक हमने उसमें दिया है, उसका भी एक है, टैक्स में छूट मिलेगा ना। और सोचिए वो भी देश का नागरिक है, अगर सरकार की चीजों को खरीदता है तो आप समझ सकते हैं, यानी सरकार को कहीं ना कहीं कुछ लोग नियंत्रण में लाना चाहते हैं। निजीकरण, आपने जो फार्मूला बताया बबन जी ने, कि सरकार निजीकरण करती है लेकिन अपने निकायों को सुरक्षित करते हुए निजीकरण करती है। ये नहीं कि हम अपना विद्यालय, सरकारी विद्यालय बंद कर दे और हम प्राइवेट पास कर दे, फिर सरकार का कॉन्सेप्ट क्या रह गया? फिर सरकार के हाथ में कुछ चाहिए नहीं है। हाँ, प्राइवेट अभी जिस तरह से कितने लोग सस्टेन कर पाएंगे, उसको एफोर्ड कितने लोग कर पाएंगे? आज प्राइवेट जो पॉलिटेक्निक स्कूल्स हैं उनको निजीकरण किया जा रहा है, कितने लोग उसको एफोर्ड कर पाएंगे? ये एक बहुत जो है सोचने वाला। प्राइवेट स्कूलों का हालत और खराब है। एडमिशन ले लीजिए, फिर आप एग्जाम देने आइए। सरकारी स्कूलों में कम से कम पढ़ाई तो होती है, अटेंडेंस अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में लोग तकनीकी यही कहने का विचार है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो फिर सरकार का कॉन्सेप्ट क्या रह गया? तो फिर सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। सत्ता किस लिए हो गई? फिर वेलफेयर करेगी नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आप कहोगे कि हमारे पास प्राइवेटाइजेशन, फिर ये इतना तामझाम, ये लोकतंत्र, ये इस बात है, तब तो बेईमानी हो गई। हाँ, जब निजी ही लोगों का चलना है। और ये देखिए अपने देश में कितना भयानक तरीके से निजीकरण हो रहा, बिना किसी सलाह के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी रिसर्च के ना। सरकार के पास कुछ भी नहीं है, सरकार के पास कोई सर्वे नहीं है ना। वो नियम बता देती है कि चलो कितना लोग मरेगा, कितना लोग कितना प्रभावित होगा, कोई सर्वे नहीं है, जमीन पे कोई सर्वे नहीं, न कोई रणनीति है। वो खाली कानून थोप रहा है, और थोप भी रहा है इस तरह से लाठी के बल से। आप देखिए कितना लोग मार खाए हैं। एक वाला वीडियो हम डाउनलोड कर रहे थे तो हमने मतलब 200-300 ज्यादा ऐसे फोटो, मतलब वीडियो आया मेरे पास कि मतलब पिट, और लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं। तो जब इस तरह से चीजें होती हैं तो ये सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं है और उनको भरमाया गया। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना हरिश्चंद्र जी, इसको जो है बहुत गहराई से और हर क्षेत्र में विचार करने की जरूरत है। कैसे? जैसे मीडिया पर मैं बात करता हूँ इस फील्ड को लेकर जी। पहले न्यूज़पेपर्स होते थे, दूरदर्शन और 2-3 चैनल्स हुआ करते थे। जो पत्रकार होते थे, हजारों की संख्या में पत्रकार होते थे, तहसील पर भी होते थे, थाने लेवल पर भी होते थे, जिले लेवल पर भी होते थे, और हजारों हजार की संख्या में पत्रकार टहलते थे। और उसी तरीके से हजारों हजार की संख्या में न्यूज भी टहलता था। वो न्यूज जो है बहुत सारे पत्रकारों से होके जाता था। तो उस न्यूज को कोई पत्रकार दबाना भी चाहता था तो वो दबा नहीं पाता था, उस न्यूज को हजम नहीं कर पाता था, कहीं ना कहीं से जो है लोगों तक जो है पहुंच जाता था। अब जब बहुत सारे निजी जब चैनल्स आ गए, तो बहुत सारे निजी चैनल आने से क्या हुआ कि एक
टीवी में एक स्टार रूम बन गया। अब स्टार रूम में जो है एक स्टार न्यूज एंकर बैठ गया, पत्रकार बैठ गया, जैसे कि रविश जी है, वैसे अंजना ओम कश्यप है, ऐसे बहुत सारे जो है स्टार जो है बैठ गए। अब जो हजारों की संख्या में जो पत्रकार रहते थे, न्यूज हजारों की संख्या में रहता था, वो 10-20 पत्रकारों के अंदर जो है आ गया। अब वो न्यूज जो है उनके कंट्रोल में आ गया। वो न्यूज वो लोगों तक पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, वो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब हम बुद्धिमान हैं, होशियार है, हम चाहते हैं, मनुष्य की एक आदत है, मनुष्य पर शासन करना चाहता है और उसके लिए तमाम जतन करता है, बिजनेस करता है, नौकरी तमाम तरह के जॉब में जाता है, बिजनेस करता है, इसके लिए करता है। वो पत्रकार भी यही चाहता है। उस पत्रकार को, उस व्यक्ति को लग गया है कि ये तो सरकार हमारी 25 से 30 साल तक टिकने रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी 30 साल तक रहेंगे, 20 साल तक यहीं रहेंगे, तो हम इनके खिलाफ क्यों बोले, ठीक ना। अब वो वही बोल रहा है जो सरकार चाहती है, इसको समझिए। तो वो जो है, वो जो रियल मुद्दा है वो पत्रकार नहीं ला रहे हैं। जैसे रविश है, एक रविश और ऐसे 2-4 और भी पत्रकार है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में हम जो है जो मुद्दा है और जो क्वेश्चन होना चाहिए हम कर रहे हैं 2-4, लेकिन 90% न्यूज चैनल और पत्रकार जो है नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, ये कंट्रोल ऑफ मीडिया है, ठीक ना। इसमें लालच भी है, डर भी है, भय भी है उनके पास, ठीक ना। पत्रकार जो चाहे ना इतना क्वेश्चन कर देगा कि सरकार को जो है अपना निर्णय बदलना पड़ जाएगा। ये नौजवान जो है 2 दिन 3 दिन तो मीडिया में आ गए, सोशल मीडिया में, और सरकार को जो है मजबूर कर दिए हैं। लेकिन ये लंबी लड़ाई करनी चाहिए, सही जो है। तो ये सब चीज में है, इसको सोचने की जरूरत है। आज वो बच्चे जो है आखिर सरकारी नौकरी के लिए कौन तैयारी करता है? हम जैसे लोग करते हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो बच्चे हैं, उतना ही हमारे पास है कि हम खा सकते हैं अच्छे से। लेकिन जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय स्लीपर के टिकट कटाने का पैसा नहीं होता था। और आज भी हम जानते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर की स्थिति जो है यही है। वो इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तमाम जगह जाकर पढ़ रहा है, 4 साल 5 साल तैयारी करता है, वैकेंसी आया, वैकेंसी कैंसिल हो गया, आया एग्जाम हो गया, पेपर लीक हो गया, उनको लगा कि हमारा तो जीवन ही खराब हो गया। बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर लिए। कोचिंग वाला क्यों आ गया है? कोचिंग वाला को तो पैसा आ ही रहा है। लेकिन भाई जब हम जो है किसी रोड पर चलते हैं तो रोड में एक ईंटा भी निकला रहता है, हमारे पैर में ठोकर लगता है। लेकिन जिस दिन कोई उस ईंटे को निकाल कर फेंक देता है, अगले दिन ठोकर नहीं लगता है, कहीं हमको चलते हुए ध्यान जाता है, नहीं दिखता है, तो हमको पता चल जाता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता हो जाता है। जब कुछ स्टूडेंट जो है अपने टीचर्स को, अपने कोचिंग्स को ऐसा लेटर लिखे और डेली क्लासरूम में बोलने लगे, सर हम लोगों का तो भविष्य अंधकार में दिख रहा है, क्या करें। कुछ बच्चे उसी में सुसाइड कर लिए, टीचर्स के पास उसका सुसाइड नोट गया, तो उनको भी लगा कि अरे ये तो क्या हो रहा है बच्चों के साथ, लगेगा ना। तो ये आया हुआ है, लेकिन ये आया हुआ है जो भी आया सही है, इसको होना चाहिए। सर एक सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। सर जो अभी कल विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो सर इसका प्रभाव कहाँ तक है? अगर आप देखें, अगर यूपी और बिहार का चुनाव ना होता तो सरकार जो भी ये अभी नोटिफिकेशन दिए, क्या वो सरकार देती? और दूसरी चीज है कि सर ये जो सरकार का जब चुन जाती है सरकार, तो भारत में जनमत संग्रह का कोई, वो लोकतंत्र में जनमत संग्रह एक बहुत अच्छा आधार होता है सरकार को चेक करने का, बार बार चेक बैलेंस करने का। तो जो प्लेबिसाइट है और रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में है ही नहीं। तो अगर सरकार पूरी तरह से निरंकुश है जैसे कि आज की सरकार है, तो हम ऐसे विरोध प्रदर्शनों से सरकार को कितना प्रभावित कर सकते हैं? इस पे आप कुछ विचार दीजिए। देखिए, कभी भी जो होता है ना, निर्णय जो होता है इस टाइप से, वो भय के कारण ही होता है। वो रामायण में कहानी है, जब समुद्र देव नहीं माने तो राम ने जब अग्नि बाण के अनुसंधान किया तो बाहर आ गए, ठीक ना। तो ये सरकार है, प्रजा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सत्ता आती है और जाती है। तो यहाँ भय जो है सरकार आने जाने की है। भारत के युवा की जनसंख्या 60% है, और जब युवा खड़ा हुआ तो केवल युवा ही नहीं खड़ा, उसके साथ उसके माता पिता भाई बहन भी खड़े हुए हैं, ये समझिए। और थाली बजाने वाले का फोटो देखिए, वो केवल बच्चे थाली नहीं बजा रहे हैं,
बच्चा तो इलाहाबाद में थाली बजा रहा है, पटना में, और उसके माँ जो है गोरखपुर, बलिया और आजमगढ़ और बिहार के गांव में थाली बजा रही है वो। केजरीवाल के कई मंत्री थाली बजाए हैं। तो ठीक है, वो राजनीति कर रहा है, उसको उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो एक जब 60% युवा जब इस चीज को विरोध करे तो सरकार के अंदर भय है ही है, सरकार का निर्णय लेना पड़ेगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये लंबी लड़ाई चलेगी और चलना भी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए रेलवे के पीयूष गोयल ने मंत्री हैं, उन्होंने बोल दिया है, पेपर में आ गया है, लेकिन रेलवे बोर्ड जो एग्जाम करवाता है, क्या उसके वेबसाइट पर डेट आया है? नहीं आया है, नहीं आया। पहले आने दीजिए, मेन तो वहीं से होगा जब जो एग्जाम लेने वाली रेलवे जो है ना, ऑफिशियली नहीं कह सकते इसको। अभी तक जो भी उसने वादा किया हो ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि 15 दिसंबर को एग्जाम होगा। जब तक रेलवे राजनीतिक वाला है, हाँ राजनीतिक वाला है, जो बदल भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हाँ, और जो अब बिहार और उसके चुनाव के बारे में बिल्कुल प्रभाव करेगा, ये क्यों नहीं प्रभावित करेगा, बहुत प्रभावित करेगा। इस चीज को जो लोग जो है चुनाव से पहले जो वैकेंसियां निकाली जाती है, चुनाव हो जाने के बाद वैकेंसियां खत्म कर दी जाती है, तो उत्तराखंड बिहार में भी हुआ, तमाम जगह होता है। अब देखिए इस मुद्दा को बरगलाने के लिए क्या हुआ, एमपी ने बोला कि जो है हम केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को ही जॉब देंगे यहाँ पर। ये क्या है? ये मतलब आपको मुद्दा से हटाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद से राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम जो है केवल राजस्थान के बच्चों को ही देंगे। तो ये भटकाया जा रहा है, इसके लिए समझने वाली बात है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, इसका अगुवाई जो है नियंत्रण अध्यापकों के हाथ में है, और वो इस चीज को समझते हैं वो लोग। बिल्कुल। अच्छा बब्बन जी, अपना ये सौरभ जी और अरविंद जी भी हैं, तो समय का ध्यान रखते हुए उनको भी अपने विचारे ये लोग नौजवान थे तो हमने पूरा मौका नहीं काफी बहुत अच्छा डिस्कशन किए हैं। जो हेमंत जी हैं और हरिश्चंद्र जी हैं, एक्चुअली वो भी थे, शायद वो नेटवर्क न मिलने की वजह से निकल गए हैं। तो अरविंद जी, अपने सौरभ जी जी सर। हाँ, आप भी अपनी बात रखिए। मैं भी बेरोजगार पर जो आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, आप सोशल मीडिया और समाज में और गवर्नमेंट का तमाम जो नीतियां हैं उसका देख ही रहे हैं। तो आप भी ये लड़ाई बोलते समय हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है जी कि इस मुद्दा पर सरकार किसी का हो, उसका रवैया बराबर रहा है। बिल्कुल, इसलिए हम सरकार के दोष न देके जो सरकार है उसी से ये काम करवाना है। एकदम इस चीज पर फोकस रखना चाहिए। ओके जी, ठीक है। सौरभ जी। जी नमस्कार सभी को। अरविंद जी, बबन जी, रमाकांत जी, हेमंत बाबू, हरिचंद भाई भी थे, गोविंद भी थे, गोविंद लेफ्ट हो गए, अभी बलराम जी भी थे, डॉक्टर साहब। तो जब से मैं जुड़ा हूँ तब से हरिश्चंद और हेमंत को सुनने का भी अवसर मिला। मुझे लगता है कि यही जो लोग स्टार्टिंग की है, हरिश्चंद से स्टार्टिंग हुई थी मुझे लगता है। तो बातें सुनी गई पूरी, और जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा चल रही थी, कंटिन्यू थी। और जो विषय है आज का कि मैं भी रोजगार, मैं भी बेरोजगार, वो क्यों जो है लाइमलाइट में आया है? क्योंकि जहां भी देखेंगे आप युवा के अंदर, या जो मैंने कल एक लाइव चलाया था उसमें मैंने जो युवा हैं उनके लिए 2 शब्दों का चयन किया था, संघर्षशील और बेरोजगार। 2 शब्दों का मैंने चयन किया था। उसमें संघर्षशील इसलिए कि जैसे अभी किसी भी नौकरी जो वैकेंसी आती है उसकी बात अगर की जाए, जैसे हेमंत ने अभी बताया कि 2016 का एग्जाम जो है फिर से 2020 में हो रहा है, रिजल्ट पता नहीं कब आएगा और कब लोग ज्वाइन करेंगे, जो लोग पास करेंगे। क्या वो मसला अगर वो रिजल्ट अगर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, तो उसको सॉल्व होने में या उस वैकेंसी को भरने में मुझे लगता है कि कल मैंने 5 साल का एवरेज एक समय किसी भी
वैकेंसी को पूर्ण होने के लिए बताया था। मुझे लगता है कि वो 5 साल नहीं और ज्यादा ही हो जा रहा है, 6 साल 7 साल भी लग जा रहा है एक वैकेंसी को पूरा होने में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है प्रशासनिक सेवाओं की या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, उसकी सरकारी नौकरी जिसकी वो तैयारी कर रहा है उसकी एक समय सीमा, आयु सीमा होती है। यदि एक वैकेंसी जो है 5 या 7 साल में कंप्लीट होगी तो हो सकता है कि जो युवा तैयारी कर रहा है उसकी उम्र निकल जाए। इसमें सबसे बड़ा दोष जो है सिस्टम का है। सिस्टम इन द सेंस कि जो आयोग है हमारे, जैसे लोक सेवा आयोग है या उत्तर प्रदेश आयोग है, उनके जो नियम और शर्तें हैं किसी भी वैकेंसी को पूरा कराने के लिए, उसमें सबसे पहले बदलाव की जरूरत है। किसी भी वैकेंसी के लिए कुछ समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि इतने समय में इस वैकेंसी को पूर्ण कर लेना है। तब जाकर के मुझे लगता है कि जैसे अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है 5 लाख प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता है, तो 5 लाख शिक्षक भरने में मुझे लगता है कि अभी कई बार चुनाव हो जाएंगे, कई विधानसभाएं जो है बदल दी जाएंगी, लेकिन 5 लाख शिक्षक जो है भर्ती नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वैकेंसी जो आती है, अभी देखिए 69,000 वाला जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, 72,000 वाला है वो कोर्ट में चल रहा है, सारे फंसे। तो हम 72,000 69,000 निकाल रहे हैं और बात जरूरत कितनी है, 5 लाख। तो हमको ये चाहिए कि किसी भी परीक्षा के लिए एक समय सीमा हो और उसके लिए कुछ नियम और शर्त, तब जाकर के जो बेरोजगारी जो बेतहाशा बढ़ती जा रही है अपने देश में, उस पर हम लोग लगाम लगा सकते हैं। दूसरी एक चीज है शिक्षा नीति अभी जो आई है नई, मुझे लगता है कि शिक्षा नीति में जैसे विदेशों की अगर भारत से जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जब तुलना की जाती है, तो भारत में जो है जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं दी जाती है बढ़िया। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि जैसे अगर कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको ऑपरेशन करना है, आगे जाके अगर डॉक्टर बनना है तो उसको सिखाया जाता है कि मेंढक का कैसे ऑपरेशन करके उसको बताया जाता है कि कैसे उसमें टाँके लगाने हैं, कैसे क्या, कैसे उसको एनेस्थीसिया देना है, कैसे क्या करना है। उसी तरह से मुझे लगता है कि इस तरह के प्रैक्टिकल्स जब से हम विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं जिस स्टैंडर्ड से, उस स्टैंडर्ड से हमें प्रैक्टिकल को जो है पाठ्यक्रम में शामिल करके उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि बच्चा जब मान लीजिए 6 स्टैंडर्ड से अगर विज्ञान पढ़ना शुरू कर रहा है तो 6 स्टैंडर्ड से अगर वो प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देगा तो उसका दिमाग किस ओर जा रहा है, किस फील्ड में जा रहा है, वो उसका निर्णय खुद लेने में सक्षम हो जाएगा। इंटर तक जाते जाते ये 6 साल के गैप में वो ये जान जाएगा कि उसे किस सेक्टर में जाना है और उसे कैसे नौकरी प्राप्त होगी या जॉब कैसे प्राप्त होगी। तो हमें जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप विदेशों में अगर देखेंगे तो बच्चे जो है हाई स्कूल पास करने के बाद जो है अपना अपना जॉब करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, वो अपनी अर्निंग खुद करते हैं और खुद से जो हायर एजुकेशन लेते हैं। तो भारत में अगर बेरोजगारी को कम करना है तो पहला जो सरकारी सिस्टम है उसमें जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए कुछ नियम और कड़े नियम और शर्तें बनाने की आवश्यकता है। दूसरा जो है एजुकेशन सिस्टम में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो है प्रैक्टिकल्स, उस पर ज्यादा फोकस, थियोरेटिकल को तो देना ही देना है लेकिन थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमको ज्यादा ध्यान फोकस करना है, ताकि बच्चों का जैसे नहीं कहते हैं किसी काम में हाथ साफ होना, ठीक है, कंप्यूटर बना रहे हैं तो कंप्यूटर बनाने में हाथ इतना तेज हो कि वो कहाँ उसमें गड़बड़ी है वो बच्चा तुरंत पकड़ ले और उसको बना दे। इस तरह से हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज जो बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल्स पर फोकस करने की विशेष आवश्यकता है। बाकी देश में जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसमें तो सरकारी संस्थाओं को जिस तरह से प्राइवेट या निजी लोगों के हाथों में दिया जा रहा है उससे मेरा जो अनुमान है एक सामाजिक विकास की सोच रखने वाले इंसान की तरह से, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये साजिश बहुत
बड़ी साजिश की जा रही है। और इस साजिश में फंसेगा कौन? जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी को आप साइड रख सकते हैं, जो सबसे बड़ा एक जनसमूह है, 80-85%, 90% की जनसंख्या जिनकी है, यही लोग जो कर्मचारी ग्रेड के या B, C, D ग्रेड की नौकरियां करते हैं, ये इसी तबके के लोग। और जो A क्लास की नौकरियां हैं या A1 क्लास की नौकरियां हैं, उस पर जो है वो 15 या 10% के लोग काबिज। तो जब कर्मचारी किसी भी सरकारी संस्था को जब निजी हाथ को दिया जाएगा, तो वो जो पहले से उसमें कार्य कर रहे कर्मचारी हैं, वो निजी कंपनी जो है उनकी छटनी करना स्वाभाविक है, वो करेगी, निकालेगी, क्योंकि वो जान रही है कि अगर ये कर्मचारी कर्मठ होते, काम करते, ठीक है, तो सरकार या ये संस्था घाटे में नहीं जाती। ठीक है, इसलिए जब निजीकरण होता है किसी भी सरकारी संस्था का, ठीक है, तो उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो प्रतिनिधित्व हो, जैसे मान लीजिए BSNL का निजीकरण किया जा रहा है, तो BSNL में यदि कुछ सहभागिता सरकार की है, कुछ सहभागिता निजी हाथ की है, तो उसमें ये तय करना है कि किस तरह से लोगों की उसमें भर्ती की जाएगी, जिससे सिर्फ किसी एक समुदाय या एक वर्ग या एक जाति विशेष की भर्ती उसमें ना हो। और मुझे लगता है कि जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें जो है SC ST OBC के लोगों को फिनेंशियल रूप से कमजोर करने की ये साजिश रची जा रही है। क्योंकि देखेंगे आप, देश की जो पूरी संपत्ति है वो 10% लोगों के हाथ में है, और यूं कहा जाए 10 परिवारों के हाथ। और वो 10 परिवार किस वर्ग से आते हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, और ये उन्हीं लोगों को ज्यादातर हायर करते हैं जो उनसे संबंधित होते हैं, उनके परिचित। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोगों को अपना जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ना हो। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमको नौकरी ही करनी है, ये नहीं सोचना है। हमको ये देखना है कि अगर हम कोई टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के चक्कर में ना रहें। शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम अपने मानसिक स्तर को इतना बढ़ा लें कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसका फैसला करने। और भले हमने B.Ed की डिग्री ले ली, लेकिन यदि हमें नौकरी नहीं मिले तो हम बिजनेस भी कोई कर सकते। इतना इस तरह से अपने आप को विकसित करना है ताकि हम जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर ना पड़े, हम कोई बिजनेस भी कर सकें, सिर्फ नौकरी के भरोसे ना रहें। क्योंकि नौकरियों की जो स्थिति इस वक्त है भारत में, वो बहुत ही दयनीय। इसलिए हमको ये सोचना है कि हमारी शिक्षा इस तरह की हो कि हम नौकरी के लिए तो प्रयास करें, साथ ही साथ हम कोई भी बिजनेस जो है छोटा से छोटा है उसे छोटे प्रारूप से स्टार्ट करें और उसमें हम अपने आप को विकसित करें। कल जो एकजुटता दिखी है पूरे देश में, उससे सरकार के अंदर कुछ खलबली तो मची ही है, वरना शाम को जो रेलवे के एग्जाम की जो राजनीतिक घोषणा हुई है वो ना होती। हो सकता है कि ये राजनीतिक घोषणा है, लेकिन युवा एक बार फिर से अगर थाली ताली बजाना शुरू कर दिया तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे जहां तक लगता है, सरकार कोई भी हो, चाहे वर्तमान सरकार हो या पहले जो सरकारें रही हैं उनकी बात की जाए, इनके कान पर जूं तभी रेंगती है जब जनता या युवा या मजदूर या किसान या व्यापारी जो है सड़कों पर निकलने लगता है। अन्यथा उसके पहले जो भी सत्ता में शासन कर रही पार्टियां होती हैं वो इनके हित के बारे में, इनके फायदे के बारे में नहीं सोचती हैं। तो जैसा अभी कल युवा जो है वो अपने दिमाग की राजनीतिक सोच को निकाल करके सड़क पर उतर कर अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाने लगा, तो सरकार की जो कुर्सी थी उसके पांव हिलने लगे। तो इस तरह की एकजुटता भी देश में जरूरी है कि हम जात से, धर्म से ऊपर उठ करके और किसी भी राजनीतिक दल की सोच से ऊपर उठ करके हम लोग किस तरह से किन मुद्दों पर एकत्र हो सकते हैं और किसी भी पार्टी की, चाहे बहुमत की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार हो, उसको हिला सकते हैं।
फिलहाल हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश में जो बढ़ रही बेरोजगारी है उसको कैसे खत्म किया जाए। और देश के युवाओं से मेरी ये अपील है कि यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप पढ़ाई करें, आप 10 घंटे पढ़ें, लेकिन साथ में आप कोई ना कोई ऐसा बिजनेस भी करते रहें, साथ साथ में छोटा मोटा साइड में होता रहता है, उसमें आप दिमाग लगाएं, ताकि अगर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसमें आपको अर्निंग मिले, आपके घर वालों को भी आराम मिले। और आप उसमें सबसे बेहतर ये होता है कि बच्चे अपना कोचिंग पढ़ा सकते हैं, जिनकी तैयारी वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड लोगों की कोचिंग करा सकते हैं, छोटे बच्चों की, छोटे स्टैंडर्ड के लोगों को पढ़ा सकते हैं, इससे तैयारी और बेहतर होती है और कुछ इनकम भी होती है। तो हम जो है अगर नौकरी नहीं पाते हैं या सरकारी सेवाओं में नहीं जाते हैं तो भविष्य में अपना एक अलग मुकाम बना सकते हैं इन तरह की चीजों से। बस यही कहना है मुझे यार रमाकांत जी, धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकदम सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही अपनी बातें आपने रखे हैं। और अब अरविंद जी हैं, अरविंद जी ऑडियो ऑन कर लीजिए और अपनी बात आप रखिए। कार्यक्रम के क्रमशः आयोजक और संयोजक आदरणीय श्री रमाकांत जी, आदरणीय श्री बब्बन शाह जी, कार्यक्रम में सहभागी श्री सौरभ जी, श्री गोविंद जी, श्री हेमंत जी व हरिश्चंद्र जी व जुड़े हुए अन्य सभी साथीगण। मैं भी बेरोजगार हूँ। कार्यक्रम में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, अपनी बात को रखे हैं। मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ और मुझे अर्थशास्त्र का कोई बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, परंतु सीखने आप लोगों से भी मैं कुछ सीखा आज। और समाज में हर व्यक्ति समाज का अंग है, रोज सीखता है नई नई चीजें। और जीवन को कहा भी गया है कि जीवन अनुभव से ही बनता है। तो मैं अगर उस हिसाब से देखूं तो मेरा अपना मानना है कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं और सुबह शाम का खाना बनना है तो उस परिवार का मुखिया उस 10 लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए चिंतित रहता है और वो एक साल भर का बजट बनाता है कि अगर परमानेंट इन 10 लोगों को भोजन देना है तो हमें कितने अनाज के भंडारण की आवश्यकता है और इस अनाज को अगर हमें इकट्ठा करना है, भंडारण करना है, तो इसके लिए क्या क्या उपक्रम करने होंगे। उसमें से कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं, कितने लोग कृषि कर रहे हैं, क्या है अपना जीवन आधारित रखे हैं। लेकिन वो 10 लोगों के भोजन की व्यवस्था और उसके साथ उसमें किन लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। कपड़े हैं, लोगों के बच्चों के पढ़ाई है, दवा है, मतलब जीवन में जो भी आवश्यक चीजें हैं उनके लिए जीवन के रख रखाव की आवश्यक चीजों का इकट्ठा करने का, जीवन को आगे बढ़ाने के उपाय के लिए वो हर संभव अपनी कोशिश करते हुए और वो साल भर का एक बजट बनाता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हर परिवार अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो सुविधाएं देने में सक्षम अपने आप को करता है और उसी अनुरूप व्यक्ति से ही परिवार है, परिवार से समाज है, समाज से देश है, राष्ट्र है। और अगर हम राष्ट्र के सापेक्ष अगर बात करते हैं, इस बेरोजगारी के विषय में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम
अपने नीति नियंता की ओर आशा भरी निगाहों से देखेंगे और उस आशा भरी निगाहों में अगर हमें अनुकूल उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें प्रश्न भी रखने का अधिकार है। अभी मैं बहुत चीजों पे न जाऊंगा, लेकिन जो अभी आप लोगों ने जो बातें की हैं उस पे ही मैं केवल कुछ बातों पे ध्यान आकर्षण करूंगा। जैसे अभी हमारे एक साथी कहे कि कृषि पे आधारित जो हमारी जीडीपी में कृषि पे आधारित योगदान है देश के जीडीपी में कृषि का, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो पता भी चलता है। जो कृषि विभाग के तमाम कर्मचारी इस बार लगाए गए थे, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एक सर्वे करना था जिसमें किस फसल का क्या उपज है और उसका कितना मूल्य बनता है, यह सर्वे करने के लिए एजेंसी लगाई गई थी और वो कहीं न कहीं कर्मचारी ही होते हैं। और उन कर्मचारियों से हम लोगों की मुलाकात हुई तो उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने जब सही बात कही तो अधिकारी ये कहे कि भाई इसको आप ऐसे मत लिखो, इसको ठीक दुगुना कर दो, इसको ठीक दुगुना कर दो। अब आप सोचिए, जिस कृषि का हम और आप इतने खुश हो रहे हैं कि जीडीपी में इतना उसका योगदान है, और हम अभी कृषि पे आधारित जो व्यवस्था उससे हम ठीक हो सकते हैं। आप किस रूप में ठीक हैं? देखिए, किसी भी देश के जो नीति नियंता हैं, जो प्रमुख हैं, परिवार के प्रमुख हैं, प्रदेश के प्रमुख हैं, उनका ईमानदार और नैतिक ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। हम धोखे में रख करके एक पोटली बांध देंगे और उसमें अगर ये कह देंगे कि इसमें सोना रखा हुआ हूँ या पैसा रखा हुआ हूँ या कोई ऐसी वस्तु रखा हुआ हूँ जिससे जो है संकट के समय काम आएगी, तो अगला तो ये समझ रहा है कि हाँ उसमें रखा हुआ है, लेकिन अब वो तो समझता है इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति है इस समय, और मैं समझता हूँ ऐसी ही स्थिति हमेशा रही होगी अगर इस तरह से आंकड़े जुटाए जाते हैं तो। अब आंकड़ों की बाजीगरी से ही अगर देश चलना है और परिवार चल जाए, समाज चल जाए, तो इससे बेहतर और क्या उपाय है? लेकिन मेरा मानना है कि इससे संभव नहीं। तो यह एक चीज ये है। दूसरी बात, जब बेरोजगारी की बात हो रही है तो हमें आज से यह देश नहीं है, इस देश का इतिहास वर्षों वर्षों का है, और आज जो बेरोजगारी की स्थिति पैदा हुई है इतनी भयंकर, वह शायद हमें लगता है कभी नहीं रही होगी। तो जब जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती है उसके सापेक्ष ही नीति बनती है, उसके सापेक्ष कार्यक्रम बनते हैं, उसके सापेक्ष निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो नीति नियंता है वह चिंतित नहीं है, और हमारे जो युवक युवतियां ही नहीं, जो समझदार लोग हैं जिनसे हमें उम्मीद है, समाज को उम्मीद है, जब वो यह देख करके वोट देंगे कि केवल राजनैतिक फार्मूले को देख करके वोट देंगे, केवल राजनैतिक स्टंट को देख के वोट देंगे, केवल राजनैतिक नारों के ऊपर वोट देंगे, तो आपको क्या लगता है यह राजनैतिक संरक्षण प्राप्त, एकाधिकार वर्चस्व प्राप्त ये जो महामहिम लोग हैं, ये आपसे डरने वाले हैं? कतई नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम एक नारा ऐसा गढ़ेंगे
जिनसे भूख भी भूल जाएंगे, बेरोजगारी भी भूल जाएंगे, यहाँ तक कि इनको अगर कैंसर की बीमारी है वो भी भूल जाएंगे। तो हमें पहले तो यह सोचना होगा कि हमको वोट कैसे करना है। हमें सिस्टम पे ठीक करने के लिए वोट करना है, या हमें किसी को नुकसान करने के लिए और किसी को खुश करने के लिए और अपने खुश होने के लिए। भाई ठीक है, हमने एक गिलास शरबत पी लिया, मेरी तृप्ति हो गई, मैं बहुत खुश हुआ, मीठा खा लिया, लेकिन क्या उससे मुझे कुछ लाभ होने वाला है? मुझे तो भोजन चाहिए, मुझे दाल रोटी चावल अचार ये सब चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, फिर रहने की व्यवस्था चाहिए। तो बेरोजगारी की जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समाज को तैयार करना पड़ेगा। अभी यह भारतीय समाज, अभी एक भाई हमारे कह रहे थे 80-90% लोगों का नुकसान होगा, वह समाज कब सोचेगा, कब समझेगा? अभी तो हम एक विधायक बना लेते हैं, 4 विधायक बना खुश हो लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पूरा जैसे लगता है कि सारा संसार का सुख प्राप्त हो गया। एक आईएएस कोई कहीं दिखाएगा तो हम खुश हो लेते हैं। तो हमें यह कब हम बात उठाएंगे? हम अमेरिका पैटर्न की बात करते हैं, हम जापान पैटर्न की बात करते हैं, हम चीन पैटर्न की बात करते हैं, लेकिन क्या उस पैटर्न को हम भारत में भी लागू करना चाहते हैं? तो हमें तो यह इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए, और इस तरह का जो समाज निर्माण करने से बचना चाहता है, भागना चाहता है, जो हमें विध्वंस में ढकेलना चाहता है, जो हमें केवल भोजन दे करके हमें दिन रात चलाना चाहता है, हमें अभी आदरणीय बब्बन जी ने कहा, वो लगाए थे वो स्क्रीन पे, जी जी, उससे सीखने की जरूरत है। क्यों? इस दिमाग को चलाने के लिए भी बहुत बड़े भोजन की आवश्यकता है, और वह शरीर कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर दिमाग का भोजन पौष्टिक और पोषक नहीं है तो ऐसे ही यह स्थिति बनी रहने वाली है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर इस बेरोजगारी के दलदल से निकलना है और देश के सिस्टम को ठीक करना है, इस समाज के सिस्टम को ठीक करना है, तो हमें समाज को जगाना पड़ेगा। हमें समाज के एक एक व्यक्ति को सही रास्ते पे लाना पड़ेगा, और उनके हो सकता है बहुत से लोग हैं, हो सकता है मैं भी उनमें से रहा होऊंगा, लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं भी कुछ कह लेता हूँ, बोल लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में चीजों को महसूस किया हूँ या सीख लिया हूँ या जानकारी प्राप्त किया हूँ, मैं भी अनुभव से ही प्राप्त किया। तो ऐसे समाज में हर व्यक्ति के पास अनुभव है और वो भी रोज कुछ न कुछ नया सीखता है, लेकिन समाज में यह एक चीज जो बैठ गई है कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, पड़ोसी हमारा दुश्मन है, पीछे वाला हमारा दुश्मन है, यह हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। जब भी हमें कभी भी किसी भी संकट में सबसे पहले अगर मदद की आवश्यकता कोई पूरी करता है तो हमारा पड़ोसी होता है। अगर कभी हमको संभालने की स्थिति में आएगा तो जस्ट हमारे पीछे जो खड़ा है वो संभालेगा, आगे वाला नहीं संभाल पाएगा। जी। तो हम किसके भरोसे जाना चाहते हैं? हम कब सोचेंगे कि हमारे पीछे वाला हमारे साथ खड़ा हो सकता है? हम क्यों आगे वाले के ही पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं? हम आगे वाले के पीछे पीछे कब तक दौड़ेंगे, कब तक भागेंगे? ये हमको जो है सोचना पड़ेगा। हमको अगर सिस्टम को दुरुस्त करना है तो हमको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, और सिस्टम से लड़ने के लिए हमें मानसिक रूप से लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। और बेरोजगारी से अगर हमको पार पाना है
तो उसके लिए कोई भी सरकार रही हो, एक उन्हें सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ, अभी हमारे जो है सौरभ जी ने उस पर बहुत संक्षिप्त में अपनी बात खत्म कर दी। वो बहुत सही बात कहा उन्होंने कि शिक्षा पैटर्न ही यहाँ गलत है, और इतना गलत है कि आदमी यहाँ पीएचडी कर करके बेकार। आदमी के अंदर के लीवर है जो है क्रिकेट खेलने की, और वो बेचारा वो अनुकूल माहौल ना पाने के वजह से वो कबड्डी खेल रहा है। जो आईएएस बन सकता है वो अनुकूल माहौल ना मिलने की वजह से इंजीनियर बन रहा है। तो यह स्थिति आखिर इस देश में कब खत्म होगी? तो बहुत अच्छी बात है, देर से ही सही दुरुस्त हुआ, और नौजवान जागे, नौजवानों के परिजन जागे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल अच्छा होगा, और हम सभी लोग एक अच्छे और सुनहरे भविष्य के इंतजार में आगे बढ़ें, और देश में अच्छा हो, समाज में अच्छा हो, हम सबका अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं।